लिए संगठनवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से दूर होकर के मिशन, लक्ष्य, विचार और सिद्धांत पे काम करें, क्योंकि आपका पार्टी कभी भी बिखर सकती है, कभी भी टूट सकती है, संगठन कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है, पर विचार न कभी टूटने वाला है, न आपका समाज टूटने वाला है, न आपका जो लक्ष्य है वो टूटने वाला है। तो मिशन, लक्ष्य और विचार पे आप ध्यान दीजिए और सामाजिक सैनिक को तैयार करें, ताकि हम सामाजिक मिशन के तहत इन शरणार्थियों पर, जो शरणार्थी हम पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके अत्याचारों का जवाब दे सकें। आपका ये जो भाई बोल रहे थे कि ये जो थाईलैंडी कल्चर के लोग हैं, इसमें मिक्स है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपका सिल्क रूट होते हुए आए हैं। सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग, ये अरब, इजिप्ट, चाइना, फिर आपका वियतनाम, कंबोडिया, इसके बाद थाईलैंड आए। थाईलैंड से वे एक लड़की उठाई जिसका डिक्शनरी नाम देते हैं गाइडेड के नाम पे, उसको लेकर के इंडिया में घुसे। आपका जो चाइना है वो रेशम के व्यापार में फेमस था, तो वो रेशम का व्यापार करने आते थे। आगे का इंडिगो मतलब आपका इंडोनेशिया, इंडिगो का मतलब होता है नील, तो ये आगे आए, नील की व्यापार करने लगे। कपड़े थे नहीं, सब बिना कपड़ों के घोड़े गधों से घूमते थे, तो ये जब ठंड लगती थी तो नीला कलर अपने शरीर पे लगा लेते थे, इसीलिए आपके तथाकथित जितने भगवान है वो नीले हैं। मतलब किधर से आए? रेशम मार्ग से आए, सिल्क रूट से आए, क्योंकि ये नीला कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। ये नील सबसे ज्यादा अंग्रेजों को पसंद है, और इसीलिए पसंद है। कृष्ण जी को भी नीला है, आपके सारे नीले हैं। ये नीले किधर से आए? ऊपर से होते हुए आपके इंडोनेशिया होते हुए वियतनाम आए, फिर मसाला, ये मसाला का व्यापार भी उधर ही करा, फिर थाईलैंड में आए, सारे वेदों की रचना। अभी भाई एकलव्य का नाम ले रहे थे, महाभारत इधर हुई हो तब एकलव्य इधर होने, अब दूसरा काम होगा। अब उनको कुरुक्षेत्र से कहाँ जोड़ रहे हो? और उनके युद्ध कैसे हुए? हमारा युद्ध तो रात को कोई भी भाटा मार देता है, वो बोला 10 बज रही, टीवी में देखा है सीरियल, बोला 8 बज गए युद्ध सुनो, शंख बज गया, फिर 10 बज गए, 12 बज गए, खाना खाने का टाइम हो गया, घर चले जाओ। ऐसा कोई युद्ध होता है? ऐसा कोई युद्ध होता है? ये पूरे इतिहास को गढ़ा गया। एक तरफ पूरे कहते हैं कि मुगल एग्जिस्ट है, एक तरफ कहते हैं कि अंग्रेज भी एग्जिस्ट है, पर आपका जो ताजमहल है वो किसने बनाया? मुगलों ने बनाया। तो आपका जो लाल किला है या और स्ट्रक्चर बॉम्बे का ताज होटल है, तीनों में एक जैसी समानता कैसे भाई? क्या अंग्रेज का इंजीनियर और मुगलों का इंजीनियर सेम कैसे? एक तरफ ये लड़ाइयां लड़ते हैं राजा महाराजा वाले आपके इतिहास की, कि मराठा तलवार लेके चल रहा है और सामने से अंग्रेज तोप मार रहा है। भाई कैसी लड़ाई है? तोप वाला क्या तलवार से निपटेगा? ऐसा है, जितने इतिहास के राजा है वो अंग्रेजों के तथाकथित लेबर कॉन्ट्रैक्टर अर्थात ठेकेदार थे, जो सस्ते में मजदूर उनको उपलब्ध करवाते थे। जब 1500 आपके 1600 ईस्वी में जो इतिहास लिखा गया, किसने लिखा? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने राजा किसको बनाया? वही राजा है जो अंग्रेजों की दलाली करता था। आपका जो चित्तौड़ का किला है, इस चित्तौड़ के किले में एक भी कमरा मेरे को ऐसा बता दीजिए जिसमें रानी और राजा रहते हो। अरे थोड़ा बहुत दिमाग है? कहाँ कहीं जाके देखा कहीं मतलब रानी राजा सोते होंगे? वो जो है सिल्क रूट का एक आपका स्टेशन है, क्योंकि 1853 में ट्रेन आया, इससे पहले ट्रेन व्रेन नहीं था। ये घोड़े गधों से व्यापार करके आगे बढ़ते थे, रात हो जाती वहां रुकना, फिर आगे जाते थे। ऐसे इनके सिल्क रूट के जो व्यापार के स्टेशन बने, और वो स्टेशन में एक आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो उनका आर्किटेक्ट है। हमारी आर्किटेक्ट ऐसी नहीं है, हमारी जो इंजीनियरिंग कला है, हमारी जो बनावट है वो ऐसी नहीं है। ये सारे स्टेशंस उन लोगों ने बनाए। तो ये जो किले कॉन्सेप्ट है, ये राजा महाराजा वाले कॉन्सेप्ट है, ये हमारे नहीं है, अंग्रेजों के वो है। ये जो मुगल में सबसे बड़ा अकबर बताते हैं, अकबर कम उम्र में सबसे अच्छा व्यापारी हो सकता है, पर वो मुगल और मुसलमान नहीं है, क्योंकि इनका समानता देखिए। आरएसएस का टॉपिक कौन सा है? काला।
मुल्लों का टोपी कौन सा है? काला। अंग्रेजों का जो टोपी है वो कौन सा है? काला। आपका जैनियों का जो टोपी है वो कौन सा है? काला। तीनों चारों की टोपी काली ही है। मतलब कि ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये सब एक ही फैक्ट्री के अनाज है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये लोग जो है उस समय आपके इंडिया में घुसे तो इनके हाथ में किताब थी, आपके हाथ में जमीन। आज उन्होंने इतने मिशन पे चले, उन्होंने आपके हाथ में किताब थमा दी और उनके हाथ में जमीन चली गई। इतने मिशन पे चले। ये चोटी वाले लोग कौन है? ये वही है। कौन? जो आज से 10 साल पहले आपके पास मूठ मूठ आटा मांगने आते थे कि सेवा में दे दे, भीख में दे दे, नहीं दीक्षा में दे दे, दक्षिणा में दे दे। वो मिशन पे थे। उन्होंने 1-1 किलो 2-2 किलो अनाज इकट्ठा करके उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना ली और हम लोग रह गए गरीब। ऐसा उन्होंने मिशन चलाया। आज समाज को काउंटर वार करने की उसी मिशन पे जरूरत है। तो ये थाईलैंड आए, थाईलैंड में क्या क्या रचा बताते हैं। रामायण भी इधर ही हुई। भाई इधर हुई नहीं, क्योंकि हम जेल के अंदर थे। एक पंडित जी के साथ संपूर्ण रामायण का अध्ययन किया, तो वो संपूर्ण रामायण के सारे कांड हो गए। तो पंडित जी पूछते हैं कि विलेश भाई अभी तक पता नहीं चला लंका कहाँ है। गजब की। वो कह रहे हैं कि भाई राम जी वनवास से घर लौट रहे, बीच में गंगा आई। अरे गंगा तो तभी आई ना जब हिमालय बना। हम आदिवासी तो सुपर और पेंजिया सिद्धांत के समय से हैं। जब लारेसिया और गोंडवाना था, हटने के बाद टकराया और हिमालय बना, फिर गंगा आई। तो ये तो बात की कहानी हो गई। मतलब फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। श्रीलंका कह रहे हैं, उसका नाम ही नहीं है भाई, सिलोन नाम है उसका नाम सिलोन है। तो ये सारी कहानियां उधर ही गड़ी। किधर? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। हमारे इधर नहीं हुई। और ये कि अभी क्या बोलने लगे हैं कि अखंड भारत का हिस्सा है। भाई बर्मा के आगे तो कुछ है ना, था ही नहीं, पानी पानी था। कहाँ अखंड भारत हो गया वहां? अभी तो वो रास्ता पुल बना के रास्ता करवा रहे हैं। बर्मा में वो जा नहीं सकते थे, तो वहां से उन्होंने करा, एक लड़की उठाई गाइडेड मार्गदर्शक के रूप में। वो उसको टेम्परेरी वाइफ बनाई, अस्थाई पत्नी बनाई और लेकर के आपके बॉम्बे तरफ जो साउथ का एरिया इधर घुसे। उन्होंने वहां घुस करके एक शहर का निर्माण किया। क्यों किया बताते? वो इसलिए किया कि गांव में, अगर गांव में किसी की नाजायज औलाद रहती है तो गांव वाले उसको इतना लज्जा भंग करते हैं कि वो जीने लायक नहीं रहता है। तो उन्होंने शहर का निर्माण इसलिए किया कि शहर में गांव का छोरा है, गांव की छोरी पड़े रहते, कोई पूछने वाला नहीं है। पर अगर गांव में अगर ऐसा हो गया तो गांव से धक्के मार कर बाहर निकाल देते। ये मेरी सभ्यता है गांव की। तो इसलिए उन्होंने शहर का निर्माण किया। फिर शहर का निर्माण करके फिर सारी गांव का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, शहर की तरफ लाने के लिए मिशन चलाया। ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट आपका अंग्रेजों का है और ये सारे लोग अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। कोई मुगल भुगल नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई कोई आर्किटेक्ट बताओ, कोई अगर डिफरेंस हो तो बताओ। क्योंकि जो आपका भागवत जो लिखा है उसके अभी एक ओरिजिनल कॉपी मिली, उसमें W. विलियम मिले हैं। W. विलियम कौन होते भाई? अंग्रेज होते। उसके राइटर वो है, तो कैसे हो गए ये लिखने वाले? तो ये ऐसा है कि बड़ी झोल है इस कहानियों में। इस कहानियों का आप गहरा अध्ययन करें और अंग्रेजों के सारे शास्त्रों का पढ़ें। बहुत सारे आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये कहेंगे कि ये तो ये कर रहे हैं, नहीं ये तो ऐसा नहीं, ऐसा था, ये तो नहीं इससे ऐसा पैदा हुआ। तो ये पूरी कहानियां गढ़ी गई है। हमारे समाज में प्रचलन का जो मामला है वो आपका एकाकार संबंधित घटना हमारे समाज में विराजित है। अगर कोई कहानी या तो बनाई गई वो समाज में चलती है या वास्तव में घटित हुई होगी वो चलती है। तो हमारे समाज में अलिखित जो हमारा नर और मादा का आविष्कार नर्मदा अमरकोट अमरकंटक से जिसका वर्णन मिलता है वही गोंडोला गोंड हुआ। उनमें हम लोगों ने गोत्र का निर्माण किया, कुल का निर्माण किया, आपका टोटम का निर्माण किया, जिसमें भीलों को यह कहा कि आप मगरमच्छ नहीं मारोगे, गोंडों को कहा कि शेर नहीं मारोगे, कच्छप को कहा कछुआ नहीं मारोगे,
नागा लोगों को कहा कि नाग नहीं मारोगे, ऐसे करके हमने जानवर सुरक्षित किया। और फिर हमारा टोटम बटे गोत्र के हिसाब से कि खराड़ी है वो हितरी नहीं काटेगा, आपका नीनामा है पीपल नहीं काटेगा, मैड़ा है वो कड़ज नहीं काटेगा। ऐसे करके हम लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा करी। तो भाई पर्यावरण विभाग क्यों लाए? हमारे समाज में तो पहले से विराजित है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा भी जानते हैं और आपका जानवर की सुरक्षा भी जानते हैं। अब आपका ये जो साजिश है इन लोगों ने करी, इसमें मैं आपको फोकस डालना चाहता हूं कि ये कहानी चालू हुई है आपकी पूरी इजराइल से। ये इजराइल, आपके ब्रिटेन के मैक्सिमम लोग इजराइलों को फॉलो करते हैं। अरबी लोग जो आपके वर्तमान हिस्ट्री में है वो भी इजरायली है, यहूदी है, जूज है। इनकी जो प्लानिंग वास्को डी गामा वाली बनी है। भारत का जो सिस्टम है, भारत यानी कि पश्चिम होता है। इन इंडोनेशियन लैंग्वेज, आपकी इंडोनेशियन एशिया की भाषा में भारत मतलब पश्चिम होता है। पश्चिम एटले अगर आप पूर्व इंडिया से देखोगे तो पश्चिम क्या हुआ? इंडिया, अपना इंडिया हुआ। तो ये बारात वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बाराती है, मतलब बाराती। और आपके बाराती मतलब वो लोग आए उन्होंने नाम दिया। हमारे इसमें कोई बारात आती है उसको हम जान कहते हैं, हमारा शब्द नहीं है बारात। ये बारात शब्द हमारा नहीं है। तो इस चीज को भी आप समझिए, क्योंकि आपका इंडिया भारत का शब्द समझोगे तो आपका इंडोनेशिया में भी आपको भारत का वर्णन मिलेगा। तीन भारत, और वही इनका अखंड भारत है, इधर का अखंड भारत नहीं है। यह चीज समझने का। तो ये जो जूझ का जो सिस्टम चल रहा है, ये जो आपका इजराइलों का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें यह तय हुआ है कि कुल मिला के यहाँ के आदिवासियों को नष्ट करना है, यहाँ के आदिवासियों को इस धरती से खत्म करना है। तो ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इस प्लानिंग के बारे में आप समझे। ये लोग आपकी धरती, भाई पानी मिलेगा, बीमारी लाए। इस बात को आप समझिए कि पहले यहाँ बीमारी नहीं आई, पहले इस धरती पे बीमारी नहीं आई, पहले अस्पताल आया और बाद में बीमारी आई। इस चीज को आप समझिए। पहले अस्पताल उन्होंने बनाया और बीमारी बाद में आई। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में एक व्याप्त, आप लोग इस देखिए कि हमारे समाज में एक होता था गिद्ध। वो गिद्ध जो है सारी बीमारियों का सत्यानाश करता था या खा जाता था। उसको डेक्लोफेनिक इंजेक्शन डाल करके गाय में कि दूध बढ़ेगा करके उसको मारा और वो खत्म हो गया। तो आपके यहाँ हेजा लॉन्च हो गया। क्या? हेजा बीमारी लॉन्च हुई। ऐसे करके आदिवासियों को मारने की साजिश वहां से चली। और अभी आपका NWO का बड़ा साजिश है। 1-1.5 साल पहले से हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग, हर टेक्नोलॉजी से ये लोग बारिश करवा रहे हैं। आपका जब बारिश होने का समय था, इतना बारिश हुआ कि आप नींद नहीं पाए। बीच में इतना गैप दिया जब फसल का पीक टाइम था, इसके बाद इतना बारिश दिया, झाबुआ का डैम फूट गया, आपका धार का डैम फूट गया, 8-8, 10-10 लोगों की हत्या हो गई। मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों को मारने की साजिश उन लोगों ने NWO के माध्यम से, G20 के माध्यम से। और ये मारने की साजिश कौन कर रहा है? आपका बिल गेट्स, जो वायरस का पेटेंट करवाया। वायरस का पेटेंट 2014 में हुआ, उसका मालिक कौन? बिल गेट्स। जो आपका वैक्सीन का पेटेंट करवाया, उसका मालिक कौन? बिल गेट्स। और आपका फकीरा मोदी, फकीरा, उसने हस्ताक्षर किए, उसने NWO और G20 पे हस्ताक्षर किए। 1 वर्ल्ड 1 मिलिट्री और डिपॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या को कम करना। उनके हिसाब से जनसंख्या को कम करना देशभक्ति है, पर मेरे हिसाब से मेरे समाज की मौत है, मेरे समाज की मौत है। और उन्होंने वैक्सीन का पेटेंट करवाया। जिसने वैक्सीन लगवाई, हम तो खुले बोलते हैं भाई, वैक्सीन लगवाया। 30% वैक्सीन उन्होंने ऐसा लॉन्च किया कि आपको ब्रेन हेमरेज, नपुंसकता और बांझपन और आपका हार्ट अटैक जैसी समस्या आएगी। 16 साल की लड़की को आज ही हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक बीमारी हमारे समाज में थी क्या? ब्रेन हेमरेज हमारे समाज में था क्या? कैंसर था क्या?
ये सब आपको टीके के माध्यम से और आपके वैक्सीन के माध्यम से ही आपके अंदर डाली गई, क्योंकि इनको खत्म करना है फसल और नस्ल। फसल को ऐसे खत्म किया कि पहले देसी बीज हुआ करता था, इन्होंने कहा यूरिया छत्तीसगढ़ में, पहले यूरिया छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। जब हमारे लोग यूरिया डालने से मना करते थे तो चुपचाप आते थे और खेत में यूरिया फेंक के चले जाते थे। जब किसानों को, आदिवासियों को फर्क दिखा तो उन्होंने यूरिया का उपयोग किया और तब से हमारी फसल, देसी फसल कमजोर होने लगी। देसी फसल कमजोर होने लगी तो उन्होंने कहा कि रुको, बीटी लेके आते। क्या? बीटी, जीएम सीड्स। पहले आया बीटी आया, इसके बाद वो भी कमजोर निकली, BT1 आया, जीएम सीड, जीन मॉडिफाइड सीड, मतलब कि आपका बीज का DNA जीन चेंज करके BT2 लाया। अभी BT2 चल रहा है आपके इसमें, अभी BT3 लाने का प्लानिंग है। मतलब जो ओरिजिनल बीज था उसका DNA इस धरती से समाप्त कर दिया उन लोगों ने। और ये सारा देसी बीज का जो स्टोरेज है वो बिल गेट्स के अंडरग्राउंड, जो आपका अंडरग्राउंड जो भी बना है उसका गोदाम, उसमें सुरक्षित रख लिया उसने, ताकि आने वाले समय में वो लॉन्च कर सके। और आपका नस्ल खत्म करने का भी प्लानिंग यही है। आपके अंदर वैक्सीन डाला, 30% लोग इस धरती से समाप्त होंगे या नपुंसक हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी लूली लंगड़ी या होगी ही नहीं। और आपका जो फैक्ट्री लगा के जो पानी निकलेगा, उस पानी से आपके बच्चे लूले लंगड़े काने फूसे पैदा होंगे, जो खुद आपको पसंद नहीं होंगे। अगर आपको पसंद नहीं होंगे तो सरकार प्रस्ताव ला करके यह कहेगी कि एक काम करो, हमसे हमारी लैब से बच्चा लो, हाइब्रिड बच्चा लेकर के जाओ। मतलब आपका पूरा जीन, पूरा DNA इस धरती से खत्म कर दिया जाएगा। ये ऑन गोइंग प्लानिंग है, चल रही प्लानिंग है। वैक्सीन देखा आपने, कोरोना देखा, कृत्रिम बारिश देखा, यहाँ पुरके बैठे, मावठा शब्द होता है। मावठा दिवाली के आसपास 3 दिन का होता था, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। पूरा उनाड़ा बारिश, पूरा कातिरा बारिश, क्या भाई ये सब होता है। अगर किसी को सबूत चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप लोग मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। और दूसरा लफड़ा, ये लफड़ा चलाया क्यों, इसमें मैं विचार करना चाहूँगा। इसमें भी हमको कुछ डॉक्यूमेंट्री लगा है कि इसमें 1931 का एक आपका इंपीरियल गैजेट है, 1 दिसंबर और 1931 का। इसमें यह कहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। The delegates to the Indian Round Table Conference, I have received with much satisfaction your loyal message. कौन कर रहा है? इंपीरियर, वो जो इंग्लैंड चला गया। एंड आई सेंड यू माई बेस्ट विशेष फॉर सेफ रिटर्न टू द मदरलैंड। वो कह रहा है मैं तुमको बेस्ट विश कर रहा हूँ, या आपको बधाई दे रहा हूँ, आप वापस सेफ हमारे धरती आओगे। ये 1 दिसंबर और 1931 में इंपीरियल गैजेट निकला था। और वही आगे जाकर के ये कमिटमेंट में फंसे। आपका आरबीआई का लॉन्चिंग कब हुआ? आरबीआई का लॉन्चिंग 1934 में हुआ। 1934 में हुआ तो आपके गोल्ड का और आपके नोट का कनेक्शन भी आप देखिए, गोल्ड का और नोट का कनेक्शन भी आप देखिए। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न किसी संगठन से ये चीज ली है, आरबीआई से सीधे मैंने ये चीज प्राप्त करी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ दिल्ली से इस चीज को प्राप्त करी, इसलिए मैं बता रहा हूं। कोई किसी को र्यूमियर में या अफवाह में नहीं डालना रहा हूं। डॉक्यूमेंट एविडेंस आपको मिल जाएंगे कि आपका जो सोना है, शहंशाह सूरी 1500 ईस्वी में हमारा वाटर सिस्टम चलता था। क्या वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम એટલે वस्तु विनिमय सिस्टम कि सणा आलो ने कोंदरा लो, कोंदरा आलो ने गऊ लो, ये चल रहा था। तो शहंशाह सूरी आया, फिर हमारे लोगों ने सोने को डेवलप किया कि आप एक जो टुकड़ा सोने का लो और आप इतना गेहूं दो। एक्चुअल में मुद्रा वो है। तो शहंशाह सूरी ने लॉन्च किया कि शहंशाह सूरी ने क्या कहा? शहंशाह सूरी ने कहा कि एक काम करो, सोना हमारे पास डिपॉजिट कराओ। उन्होंने सोने का वो लिया और सोने की मुद्रा लॉन्च करी। तब आपका जो धीरे धीरे इन लोगों का कारवा बढ़ता गया। किनका? जूस, जो वास्को डी गामा के मिशनरी लोग थे, इजरायली मिशनरी लोग थे। टोटल 13 लोग हैं, जिसमें आपका बिल गेट्स शामिल है।
तो आपका 1 रुपए के बदले पॉइंट्स नहीं, आपका 774 मिलीग्राम सोने को उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया। तो अगर आप आज की तारीख में 500 रुपया मतलब 4 लाख का चांदी आरबीआई किसको देगा? आपको। ये नोट है, प्रोमिसरी नोट है। आपको ये जो वायदा करेगा, तो उन्होंने आपका 500 के बदले 4 लाख की चांदी आपको आरबीआई उपलब्ध करवाएगी। इसमें ऐसा है कि 4 से 5 गाड़ियों का लोन करवाया, उसमें बैंक को हमने चिट्ठी लिखी, बैंक का आज तक जवाब में नहीं आया, तो अभी तक लोन चल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिसका भी लोन वोन हो, एक चिट्ठी हमसे ले जाना, बैंक में फंसाना, जवाब आएगा, देखा जाएगा। तो क्योंकि आपका 500 का 4 लाख किसके पास पड़ा है? आपकी आरबीआई के पास। तो आरबीआई से लेना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। इसीलिए वो सीबीडीसी लाए हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तब कि आपके पास नोट रहेगा नहीं तो मांगने किससे जाओगे सोना भाई? तो हमें जैसा ये कोई कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप लोगों को डिजिटल करेंसी का विरोध करना है। क्योंकि डिजिटल करेंसी इस देश से जो आपकी एक्चुअल करेंसी है उसको खत्म करने का प्लान है। और ये जो जमीनों का जो मामला है, इस जमीनों के मामले में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके जो मंदसौर है या देश का किसी भी कोने में, उन्होंने यही कहा है कि ओरिजिनल लैंड ओनर 5 सितंबर 2011 यानी कि 5 जनवरी 2011 का जो कोर्ट ने मालिक कहा है, उसी को रेफर्स करके ओरिजिनल भूमि का मालिक आदिवासी को ही बनाया है। अगर इसके अलावा भाई बोल रहा था कि सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन का बाप तो कोई बताए। हमारे पास आरटीआई का इसका एक्सक्लूजन सबूत है कि आप बताओ कि हमने कलेक्टर से पूछा कि हमारे क्षेत्र में जो शासकीय भूमि है उसका बाप कौन है या उसका मालिक कौन है, तो कलेक्टर जवाब देते हैं कि मेरे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है। भाई कलेक्टर साहब, इस सरकारी ज़मीन की जानकारी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कैसे कह रहे हो सरकारी ज़मीन है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इन लोगों ने, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी आदिवासियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि पल्ला काशी विश्वनाथम वर्सा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा है कि द जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया। क्या जो आपका शेड्यूल एरिया के अंदर जो जज साहब है वो आदिवासियों को दंड नहीं दे सकता है। वही रतन सिंह में उन्होंने कहा कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया, कि सीआरपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो भाई आईपीसी तुमने आपके माथे पे लिख लो, तो दंड देने की प्रक्रिया करोगे कैसे? आज तक उन लोगों के पास जवाब नहीं है। इस मामले में अगर जेल तो डाले, और जेल डाले कोई तो जजमेंट आएगा कि भाई सीआरपीसी वाकई में लगती नहीं है। तो आदिवासियों को नॉन रिकॉग्नाइज्ड बनना पड़ेगा। अगर आदिवासी रिकॉग्नाइज्ड बना तो वो जुडिशरी सिस्टम में आ जाएगा, न्यायिक व्यवस्था में आ जाएगा, और आप बायलैटरल एग्रीमेंट दे करके वो लोग आप पे शासन करने लगेंगे। फिर आप मालिक जैसे शब्द आपके लिए उपयोग नहीं कर सकते। आप 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट आया हिंदी में, उसकी पहली लाइन से लगाकर आखिरी लाइन तक पढ़ना, आपको उसी में इतिहास भी समझ में आ जाएगा। कौन विदेशी है, कौन है काला, कौन है गोरा, कौन है खांडा, कौन है भूसा, वो सारा उसमें लिखा है। तो वो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर हिंदी जजमेंट की कॉपी चाहिए तो हमसे मांग लेना, हम दे देंगे। और आपका समता जजमेंट भी आया, उसने तो ये कहा, व्यक्ति का परिभाषा दिया। और पीरामा रेड्डी जजमेंट भी आया, उसने तो ये कहा कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होगी। और ये भी कहा कि बनिया की जमीन भी आदिवासी मतलब बनियों को नहीं बेच सकता। वो बेचेगा तो किसको बेचेगा? आदिवासियों को ही बेचेगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, तो अगर कलेक्टर उसकी रजिस्ट्री करवा रहा है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहा है। आपका अलीराजपुर के अंदर आदरणीय कलेक्टर साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अगर नहीं मान रहे तो हम आप पे एफआईआर कराते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जितनी भी रजिस्ट्री हैं वो हम रोकेंगे। झाबुआ के एसडीएम ने कहा कि ये सत्य है। आपके झाबुआ के जैन साहब एक एसपी है, उन्होंने बिठा करके कहा कि वाकई में सीआरपी और आईपीसी सेक्शन 5 के अंदर आदिवासियों पे नहीं लगता है।
पर आदिवासी डिस्टर्ब हुआ कहाँ है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम ही द्वारा ऐसा कोई कदम उठा लिया गया है जिसमें हम लोग भुक्तभोगी बने हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आने वाला फसल बर्बाद हुई, बारिश हुआ, यह फसल 30% बर्बाद हो गई। आपका दिवाली के आसपास और लगभग तगड़ी बारिश आ सकती है, मतलब गेहूं को भी बर्बाद करने का प्लान है। तो दिवाली के बाद से आपको भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे जिसके पास भी हमारे नंबर थे और हमारे पास जितने नंबर थे उन पे मैसेज करके हमने कहा था कि 3 से 4 साल का धान आप अवेयर के रखिए, क्योंकि भूखमरी आ सकती है। इसलिए आपको धान को अवेयर के रखना है। दूसरी चीज़, जड़ी और बूटी का आपको इस्तेमाल करके रखना है। बाप दादाओं से पूछ के रखो कि कितनी जड़ी बूटी हम उपयोग में लेते थे, ताकि बहुत बड़े लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो पेपर में ये कहा है कि आपके माइंड में चिप लगेगी, माइंड कंट्रोल और मनी कंट्रोल दोनों होने वाला है। और बहुत एक और महत्वपूर्ण बात बता के मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात, कि आपको 4 नाम को मैं नोटिफाई कर रहा हूँ कि एक का नाम है सलीम, मुसलमान है, एक का नाम है डेविड, ईसाई है, एक का नाम है प्रकाश, वो गड़बड़ है, वो हिंदू बना पड़ा, एक का नाम है गड़िया, वो कौन है, आदिवासी है। तो आपका जो ईसाई था, डेविड ने अपना नाम नहीं बदला, वो बीजेपी में भी गया, आरएसएस में भी गया, नाम नहीं बदला। सलीम भी गया पर उसने अपना नाम नहीं बदला। पर जो गड़िया थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञानी हो गया, वो प्रकाश बन गया। तो ये जो स्थिति हुई, इसको आप साफ करिए कि आप अपने जो पुरखों के नाम थे, 100 नाम लड़कों के 100 नाम लड़कियों के लिख के रखिए। जिसका भी नेक्स्ट बच्चा पैदा होते हैं, इस धरती पे आता है, उसका नाम आदिवासी परंपरा अनुसार करिए। यह है व्यवस्था परिवर्तन। क्या आपका सरपंच बन जाना परिवर्तन नहीं है, आपका विधायक बन जाना परिवर्तन नहीं है, वो आपका एक राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। पर मैं मेरा परिवर्तन जब मांगता हूं जब प्रकाश वापस गड़िया बन जाएगा, उसको परिवर्तन मानता हूं। क्योंकि ये ऐसा आपको अपनाना पड़ेगा। 100 जड़ी और बूटी, जड़ से बनी जड़ी और जानवर से बनी बूटी, उसको भी बचा के रखना है। और जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस पर आपको अभी फ़िलहाल के लिए कब्जा कर लीजिए, वो हमारी ज़मीन है। अगर फिर भी कलेक्टर साहब कहते हैं, एक बार शांतिपूर्वक हमारे से उनसे मिलवा दीजिए। हम कह देते हैं अगर आपकी ज़मीन है तो हम देने को तैयार है, नहीं तो तुम्हारा बाप बता दो, मेरे बाप के आधे हिस्सा तुमको दे दूंगा, क्योंकि उनका बाप तो है नहीं। आपकी ज़मीन आपका बाप ने दी, बाप की बाप ने दी, बाप की बाप ने दी। अब कलेक्टर का कौन सा बाप मंसूर में रह रहा था भाई, है ना। तो आप देखो, ये जो खेवट है, खेवट शब्द है, वही रेवेन्यू में खाता नंबर शब्द है। तो मेरे हिसाब से बहुत बातें हो गई, और दादा लोग भी बहुत वक्ता है। तो मैं आपसे अंत में यही 2 बिरसा दादा के कहे शब्दों को बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बिरसा ने कहा था कि आपके शरीर से खून बहे तो चलेगा, पर आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। इतने कठोर आपको बनना पड़ेगा। कोई आदमी गरीब हो तो भी चलेगा, तन पे कपड़ा हो नहीं हो तो भी चलेगा, पर विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं आपसे कहता हूं। तो आप सैनिक तैयार करिए जो आपको मिशन के लिए लड़ सके, अन्यथा नेता तो समाज को बेच देंगे। जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जो जमीन सरकारी है,